हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। पिछली क्लासेस में हमने जीडीपी का टॉपिक कवर किया, इन्फ्लेशन का टॉपिक कवर किया और अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक कवर किया। आज की जो हमारी क्लास रहेगी 5 ईयर प्लान्स के लिए रहेगी। 5 ईयर प्लान्स या हिंदी में हम जिनको कहते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, तो मेरा नाम यशकीर्ति गोयल। मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास हमारी 5 ईयर प्लान्स की शुरू करते हैं। 5 ईयर प्लान्स में जो आपको क्वेश्चंस आएंगे, अगर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊं कि क्वेश्चंस जो आते हैं वो 3-4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं 5 ईयर प्लान्स के। सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कौन सा प्लान कितने सालों से कितने सालों तक चला। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लान है लाइक 5th प्लान, 5वीं योजना कब से कब तक चली। ये सबसे सिंपल फॉर्म है क्वेश्चन का कि 5 ईयर प्लान से रिलेटेड सबसे सिंपल जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आएगा कि कौन सा प्लान कब से कब तक चला। ठीक है, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि इस प्लान में कितनी जीडीपी का टारगेट रखा गया, कि जीडीपी को इतना इंक्रीज करवाना है, उसका टारगेट कितना रखा गया और कितनी एक्चुअल में जीडीपी अचीव हुई। इस तरीके से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 5 ईयर प्लान्स कौन बनाता था। ठीक है, 5 ईयर प्लान कौन सी संस्था बनाती थी, या ये आ सकता है कि जो मेन 5 ईयर प्लान्स हैं, जिसमें जो 5 ईयर प्लान्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो किन इकोनॉमिस्ट के द्वारा, वो किन अर्थशास्त्रियों के द्वारा बनाए गए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या एक 5 ईयर प्लान से दूसरे 5 ईयर प्लान में कहीं बीच में गैप आ गया। एक पंचवर्षीय योजना बनाई, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहीं बीच में गैप आ गया, तो वो क्यों आया, उसका कारण क्या था। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के टाइप हैं जो हमें 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा 5 ईयर प्लान्स का टॉपिक। ठीक है, एक चार्ट बनाता हूं मैं, वो आप चार्ट बना लीजिए। सीरियल नंबर, ईयर्स, सीरियल नंबर, ईयर्स, टारगेट ग्रोथ एंड अचीव्ड ग्रोथ। ठीक है, तो ये हम एक टेबल बना लेते हैं। सीरियल नंबर, ईयर्स, टारगेट ग्रोथ एंड अचीव्ड ग्रोथ। ठीक है, आप साथ में थोड़ा सा स्पेस और छोड़ दीजिएगा अपनी कॉपी में या पेज पे, साइड पे थोड़ा स्पेस और छोड़ दीजिएगा कि प्लान से रिलेटेड कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो तो वो मैं साथ साथ में आपको बता सकूं। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पहली पंचवर्षीय योजना बनी 1951 से लेकर 1956 तक, 1951 से लेकर 1956 तक। तो ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन, कि कौन सा प्लान कब से कब तक चला। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि 5 ईयर प्लान कब से बनने शुरू हुए। तो 5 ईयर प्लान कब से बनने शुरू हुए, 1951 से। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला, फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला आपका 1951 से 1956 तक। ठीक है, अब जो इसमें हमारा टारगेट रखा गया, जीडीपी का 2.1%, टारगेट रखा गया जीडीपी का 2.1% और अचीवमेंट हुआ 3.6% का। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिए, ये टारगेट ग्रोथ है। टारगेट ग्रोथ किस चीज़ की है, जीडीपी की। टारगेट ग्रोथ या अचीव्ड ग्रोथ किस चीज़ की है, जीडीपी की। कि हमने जीडीपी को, अपनी नेशनल इनकम को कितना % इंक्रीज करना है। टारगेट तो वो होता है ना कि हमने ग्रोथ देखनी है कि पिछले साल से आने वाले 5 सालों में हमने कितना इंक्रीज लेके आना है। आने वाले 5 सालों में हमने अपनी नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में या जीडीपी में, कुल घरेलू उत्पाद में 2.1% इंक्रीज लेके आना है।
और एक्चुअल में आया कितना 3.6%। इसका मतलब तब इकोनॉमी अच्छे से काम कर रही थी, सारे फैक्टर्स अच्छे से काम कर रहे थे। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और आ जाते हैं कि 5 ईयर प्लान्स बनाता कौन है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, 5 ईयर प्लान्स बनाता कौन है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा, 5 ईयर प्लान्स कौन बनाता है। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि 1929-30 में डिप्रेशन आया और हमारे जो आज़ादी की लड़ाई के लिए जो जितनी भी पार्टियां थी या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उनके लिए ये ईयर बहुत अहम है, ठीक है। क्योंकि 1930 को हमने स्वराज की मांग की। 1930 में हमने स्वराज की मांग की कि हमें आज़ादी दे दो भाई, बहुत हो गया, ठीक है जी, अंग्रेजों आपसे हम थक चुके हैं, आपने बहुत हम पे जबर जुल्म कर लिया, अब हमें स्वराज मतलब आज़ादी दे दो। 1930 के बाद हर लोगों के मुंह पे ये शब्द पहुंच गया कि हमें स्वराज, हमें आज़ादी दे दो। तो 1932 में एम एन रॉय नाम से एक भाई साहब हुए, ठीक है। ये कौन थे? ये मैसूर के दीवान थे। ये थे दीवान ऑफ मैसूर। ये क्या थे? दीवान ऑफ मैसूर। दीवान मतलब जो टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है, जिनका काम टैक्स कलेक्शन का था। तो एम एन रॉय मैसूर के दीवान थे, ठीक है। तो इन्होंने एक आइडिया दिया। इन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इंडिया को आज़ाद करवाना है, पर आज़ादी के बाद, अगर इंडिया आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद कहते हैं हमें एक ऐसी संस्था की जरूरत पड़ेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि इंडिया में प्लानिंग लेके आएगा। हमें एक ऐसी संस्था की जरूरत पड़ेगी जो इंडिया में प्लानिंग लेके आएगा, जो इंडिया की गवर्नमेंट को प्लान्स बना के देगा कि आपने आने वाले सालों में काम कैसे करने हैं, ठीक है। अब प्लानिंग की ही शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग की शुरुआत कैसे हुई, कि लोगों के दिमाग में ये कैसे आया कि प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है या 5 ईयर के प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। 2 साल की योजना भी बना सकते थे, 3 साल की योजना भी बना सकते थे, पंचवर्षीय योजना ही क्यों बनाई गई, 5 ईयर्स के लिए ही प्लान क्यों बनाए गए? क्योंकि 1928 में क्या हुआ, 1928 में बना हमारा सोवियत यूनियन, जिसको हम सोवियत संघ बोलते हैं। तो 1928 में सोवियत यूनियन ने अपने आप को फ्री घोषित करके अपने कंट्री को सोशलिस्टिक कंट्री का नाम दे दिया। अपनी कंट्री को सोशलिस्टिक कंट्री का नाम दे दिया। सोशलिस्टिक कंट्री मतलब जो सरकार के अधीन चलेगी, सरकार के अकॉर्डिंग काम करेगी, सारे ही संसाधन सरकार संभालेगी। तो सोशलिस्टिक कंट्री का नाम दे दिया। तो सोवियत यूनियन वाले थे, सोवियत यूनियन वालों ने प्लानिंग को जन्म दिया। सोवियत यूनियन वालों ने प्लानिंग को जन्म दिया। सोवियत यूनियन वालों ने कहा कि हम 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और सोवियत यूनियन का फर्स्ट प्लान चला 1928 से 1933। सोवियत यूनियन का प्लान चला 1928 से 1923 और 1933, ठीक है। इसलिए प्लानिंग का जन्म हुआ और हमने भी सोवियत यूनियन के ही प्लानिंग को अपनाया, पंचवर्षीय योजना ही अपनाई, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट कि प्लानिंग कैसे शुरू हुआ। तो एम एन रॉय जी ने ये आइडिया दे दिया कि हमें चाहिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्लानिंग करेगा, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे प्रपोजल आए, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग संस्थाओं ने बहुत सारे प्रपोजल दिए कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, या जब कल को देश आज़ाद होएगा तो देश में जो गवर्नमेंट है वो किस फॉर्म में काम करेगी, या देश में इकोनॉमी है जो वो किस फॉर्म में काम करेगी। क्या वो सोशलिस्टिक होगी, क्या वो कैपिटलिस्टिक होगी, क्या वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। तो उसके लिए बहुत सारे प्रपोजल आते रहे, ठीक है। पर ये प्रपोजल चलते गए जो भी हुआ 1950 में 1950 में, ठीक है, अप्रैल 1950 में एक संस्था बनाई गई
प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन बनाया गया, जिसको हिंदी या पंजाबी में हम बोलते हैं योजना आयोग, जिसको हिंदी या पंजाबी में हम बोलते हैं योजना आयोग। अब ये वाली संस्था रिस्पॉन्सिबल थी इंडिया में 5 ईयर प्लान्स बनाने के लिए। ये संस्था रिस्पॉन्सिबल थी इंडिया में 5 ईयर प्लान्स बनाने के लिए। तो इसका मतलब कौन सी संस्था थी जिसने इंडिया में 5 ईयर प्लान्स बनाए? प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन बना कब? 1950 में, और उन्होंने कुछ टाइम लिया और पंचवर्षीय योजनाएं दे दी, और पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो गई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। इनका काम क्या था? इनका काम था टारगेट ग्रोथ फाइंड आउट करना, और उसके लिए प्लान बनाना कि अगर हमने 2.1% अपनी जीडीपी में इंक्रीज लेके आना है तो कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से एरिया में काम करना होगा। ठीक है, ये बात। फिर इसके बाद पूछ लिया जाता है कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, कि प्लानिंग कमीशन का कौन चेयरमैन होगा या कौन चेयरमैन था। तो ये आपको मालूम ही होगा, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते थे पीएम ऑफ इंडिया। जो भी उस टाइम पे देश का प्रधानमंत्री चल रहा होगा वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन बन जाएगा। इसका मतलब जब ये वाला प्लान आया, फर्स्ट प्लान आया, फर्स्ट प्लान में प्लानिंग कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन बना? तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, चाचा जी। ठीक है, तो चाचा जी ने प्लानिंग कमीशन का ऑर्गेनाइजेशन किया, प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन बने, और इनका ही नाम जोड़ा जाता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान के साथ, कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ब्लूप्रिंट, फर्स्ट 5 ईयर प्लान तैयार किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू जी का ही नाम आता है कि इन्होंने तैयार करवाया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट आपको याद करना होगा कि इसमें बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर की। प्रायोरिटी सेक्टर की बात होगी कि उस पंचवर्षीय योजना में, उस 5 ईयर प्लान में कौन से सेक्टर को बढ़ावा दिया गया या कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया गया। तो उस टाइम पे इंडिया के पास जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर था वो था एग्रीकल्चर। तो उस टाइम पे प्रायोरिटी सेक्टर किसको माना? प्रायोरिटी सेक्टर माना गया एग्रीकल्चर को। क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं प्लानिंग से रिलेटेड कि 5 ईयर प्लान्स कब शुरू हुए, पहला 5 ईयर प्लान कब बना, क्या टारगेट जीडीपी था, अचीव कितना हुआ, किसने बनाया, कौन सी संस्था ने बनाया, वो संस्था खुद कब बनी। ठीक है, उस संस्था को बनाने के लिए प्रपोजल किसने दिया। तो ये आपके क्वेश्चंस का आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान, इसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान बिल्कुल इसके साथ ही 1951 से 1956 फर्स्ट चला, तो सेकंड कब चला होगा? 1956 से 1961, 1956 से 1961। ठीक है, टारगेट ग्रोथ कितना रखा गया? टारगेट ग्रोथ रखा गया 4.5%। टारगेट ग्रोथ कितना रखा गया? 4.5%, और अचीवमेंट हुआ 4.2%। टारगेट रखा गया 4.5% का और अचीवमेंट हुआ 4.2% का। ठीक है, ये आप नोट डाउन कीजिए। कर लिया? ठीक है, अब देखिए ये प्लान किसने दिया? कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान दिया? ये दिया गया महालानोबिस, एक अर्थशास्त्री थे उस टाइम पे, महालानोबिस। ये एन है, दोबारा लिख देता हूँ मैं, MAHALA, महालानोबिस। इस प्लान को बोला जाता है महालानोबिस प्लान। ठीक है, क्योंकि इस प्लान में जब ये 1956 तक हम पहुँच रहे थे, अब क्या हुआ? इन्फ्लेशन होनी शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी। इन्फ्लेशन होनी, चीज़ों के दाम महंगे होने थोड़े थोड़े शुरू हो गए,
तो एक अर्थशास्त्री महालानोबिस जी को बुलाया गया, उनको बोला गया कि हमें अब एक प्लान बना के दीजिए जिससे हम अब देश का पंचवर्षीय योजना चलाएंगे। तो इन्होंने महालानोबिस जी ने प्लान दिया। इन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर किसको रखा? इन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर में रखा अब इंडस्ट्री को। इन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर रखा इंडस्ट्री को, कहते इंडस्ट्री को बढ़ावा दो। एग्रीकल्चर तो है ही हमारा, भारत एक कृषि प्रधान देश तो था ही था, उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि अब इंडस्ट्री को भी बढ़ाओ, ठीक है, फॉरेन से चीज़ें मत मंगवाओ, अपने घर पे ही चीज़ें बनाओ, ठीक है। तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा, या जिसको हम क्या बोलते हैं, महालानोबिस प्लान, कब से कब तक चला? 1956 से 1961 तक, ठीक है। देन थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966, 1961 से 1966। टारगेट रखा गया जीडीपी का 5.6% और अचीव हुआ सिर्फ 2.8%, आधा। टारगेट रखा 5.6% का कि जीडीपी कितनी बढ़े आने वाले 5 सालों में, 5.6% बढ़े, पर जीडीपी बढ़ी कितनी? सिर्फ 2.8%, ठीक है। अब ये जो योजना थी, ये प्लान जो था, ये किसने दिया? ये दिया गदगिल जी के नाम के पर्सन ने, गदगिल। तो इसको बोला जाता है गदगिल योजना। थर्ड 5 ईयर प्लान को बोला जाता है गदगिल योजना, ठीक है। इन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर में दोनों ले लिए, एग्रीकल्चर भी और इंडस्ट्री भी। कहते दोनों ही हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्री भी है। पर अब जो ये इतना ज़्यादा गैप आ गया कि टारगेट 5.6 का रखा, अचीव सिर्फ 2.8 हुआ। इसके कारण क्या थे? इसके जो मेन दो कारण थे, इसके कारण क्या थे? 1962 में एक तो हुआ इंडो चाइना वॉर। 1962 में क्या हुआ? भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ, तो उसके कारण हमारी जीडीपी उतनी ग्रो नहीं कर पाई। और 1965-66 में क्या हुआ? एक फेमाइन आया, सूखा पड़ा। 1965-66 1965-66 में क्या हुआ? सूखा आया। और यह माना जाता है कि जो फेमाइन ये आया 1965-66 में, ये जो सूखा पड़ा, ये था 100 साल में पहला, 1 in a 100 years। कहते ये जो सूखा पड़ा था, ये 100 साल में पहली बार इतना भयंकर सूखा पड़ा था 1965-66 में। तो ये कारण रहे कि हमारा जीडीपी का जो टारगेट है वो प्रॉपरली अचीव नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान। इसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट को ये लगा कि क्योंकि युद्ध भी हो रहे हैं, हम लड़ाइयों से भी नहीं उठ पा रहे हैं, या जो उससे हमारा इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है प्रॉपर्टी का, तो उसको भी हम कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, और सूखा भी पड़ गया, उससे भी कवर अप हो नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 1966 से लेके 1969 तक 3 सालों के लिए, 1966 से 1969 तक 3 सालों के लिए हॉलीडे की घोषणा कर दी कि प्लान्ड हॉलीडे, इसको नाम कर दिया प्लान्ड हॉलीडे। हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा? योजनाबद्ध अवकाश। इसको नाम दे दिया गवर्नमेंट ने प्लान्ड हॉलीडे, कि अब हॉलीडे है, ठीक है, कोई जीडीपी को अचीव नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो इतनी नुकसान हो गया है लड़ाई के बाद, सूखे के बाद, उसको कवर अप हमने करना है। तो उसको कवर अप करने के लिए 1966-1969 तक 3 सालों के लिए 3 एनुअल प्लान बनाए गए। 3 एनुअल प्लान बनाए गए, एक वर्ष के लिए योजना बनाई गई, 3 बनाई गई 3 सालों के लिए, एक साल की योजना, ठीक है। इसमें हम ये टारगेट रखा ही नहीं, तो अचीव भी कितना हुआ हम नहीं देखेंगे। बस इसका मोटिव क्या था कि जो भी नुकसान हुआ है लड़ाई के बाद, या चाइना के साथ लड़ाई के बाद, या सूखे के बाद जो भी ये हमारा नुकसान हुआ है उसको कवर अप करना है, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिला? 1951 से लेके 1956 तक फर्स्ट प्लान,
1956 से 1961 तक सेकंड प्लान, 1961 से 1966 तक थर्ड प्लान। ये पहले 3 प्लान तो चले कंटिन्यूसली, फिर उसके बाद पहले 3 प्लान के बाद 3 साल का ही गैप आया 1969 तक, 1966 से 1969 तक, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान बनाया गया 1969 से 1974 तक, ठीक है। दोबारा प्लान बनने शुरू हुए 1969 से 1974 तक, ठीक है। इसमें टारगेट रखा गया, इसमें आपका टारगेट रखा गया 5.7%, टारगेट रखा गया 5.7% और अचीवमेंट हुआ सिर्फ 3.3% का। टारगेट रखा गया 5.7% का और अचीवमेंट हुआ 3.3% का, ठीक है। इसमें भी अब रीज़न क्या है, पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्टर्बेंस चल रहा था, पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्टर्बेंस चल रहा था, ठीक है। पाकिस्तान डिस्टर्बेंस, तो ये बड़ा रीज़न रहा हमारे ग्रोथ को प्रॉपरली ना अचीव करने का। इसमें हमने प्रायोरिटी सेक्टर क्या रखा, इस 5 ईयर प्लान में प्रायोरिटी सेक्टर किसको रखा गया, प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया फोर्थ 5 ईयर प्लान में कहते एक तो सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है एग्रीकल्चर के केसेस में, सेल्फ रिलायंट बनना है, सेल्फ रिलायंट इन एग्रीकल्चर, एक तो ये, प्लस कहते ग्रोथ लेके आनी है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये 2 प्रायोरिटी सेक्टर रखे गए। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 1974, टारगेट जीडीपी 5.7%, अचीव्ड जीडीपी 3.3%, क्लियर है। इसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान करेंगे, इसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान करेंगे जी। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1979, प्लान तो 5 सालों के लिए ही बना, 1974 से 1979 तक, 1974 से 1979 तक, ठीक है। पर हुआ क्या, असल में ये प्लान 4 सालों के लिए ही चला, ये मैं लिख देता हूँ रियलिटी। असल में ये प्लान 4 सालों के लिए ही चला 1974 से 1978, पर बनाया ये 5 सालों के लिए गया था 1974 से 1979 तक, ठीक है। इसका रीज़न बताता हूँ, क्या रीज़न है। टारगेट रखा 4.4% का और अचीवमेंट हुआ 4.8%, टारगेट रखा 4.4% का और अचीवमेंट हुआ 4.8% का, ठीक है, क्लियर। अब ये प्लान किसने बनाया था, तो उस टाइम पे एक अर्थशास्त्री थे सी सुब्रमण्यम, हमारे अर्थशास्त्री थे सी सुब्रमण्यम नाम के, इन्होंने ये प्लान बनाया था, फिफ्थ प्लान, ठीक है। और जो इनका प्रायोरिटी सेक्टर था, जो इनका प्रायोरिटी सेक्टर था वो था, अब प्रायोरिटी में इन्होंने रखा एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, प्रायोरिटी में इसको इन्होंने रखा एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। उस टाइम क्या नारा चलाया इस प्लान के लिए, गरीबी हटाओ, ठीक है। अब हुआ क्या, पॉइंट ये है कि ये जो प्लान 5 सालों के लिए बना था उसको 4 सालों में ही क्यों कवर कर दिया गया। देखिए 1978 में क्या हुआ, कंट्री में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस शुरू हो गई, ठीक है। राजनीतिक जो दंगे कह सकते हैं हम, राजनीतिक दंगे शुरू हो गए, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ गया। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस से क्या हुआ, उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, तो 1978 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जनता पार्टी जीत गई, इलेक्शन में जनता पार्टी जीत गई 1978 में। तब प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, तब प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने अब ये कहा कि हम कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई नीतियों के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, कांग्रेस के बनाए हुए प्लान्स के अकॉर्डिंग हम काम नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने ये चल रहे 5 सालों वाली योजना को 1978 में ही बंद करवा दिया। क्लियर है, ठीक है। तो ये थी हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान।
इसके बाद दोबारा क्या हुआ, मोरारजी देसाई ने ये डिसाइड कर लिया कि हमने प्लानिंग कमीशन के थ्रू कोई भी अपना प्लान नहीं बनवाना। तो उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने शुरू किए रोलिंग ईयर प्लान, हिंदी में हम इसको बोलेंगे रोलिंग वर्षीय योजना। उन्होंने क्या शुरू किया, रोलिंग। अब कहते 5 सालों के लिए प्रोग्राम कोई चलाया, 5 सालों के लिए मैंने आपको टारगेट दिया, तो कहते हमें क्या देखने को मिला, 5 सालों का अगर कोई टारगेट दिया है तो पहले 2 साल तो कोई काम ही नहीं हो रहा, पहले 2 साल तो वो फ्री बैठ रहे हैं कि कोई बात नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे। तो पहले 2 साल तो उन्होंने ऐसे निकाल दिए, वो काम करना शुरू करते हैं तीसरे साल में। तो मोरारजी देसाई कहते मैं ये नहीं चाहता, तो मैं तो रोलिंग ईयर प्लान, रोलिंग वर्षीय प्लान बनाऊंगा, मतलब मैं एनुअल प्लान बनाऊंगा, मैं तो एक साल के प्लान बनाऊंगा कि एक ही साल में 1 साल का टारगेट दो और 1 साल बाद चेक करो कि क्या जीडीपी में बदलाव आया है, क्या बदलाव नहीं आया। तो उन्होंने 2 रोलिंग ईयर प्लान बनाए, ठीक है। मोरारजी देसाई ने कितने रोलिंग ईयर प्लान बनाए, 2 रोलिंग ईयर प्लान बनाए, 2 रोलिंग ईयर प्लान बनाए, एक 1978 से 1979 और 1979 से 1980, 2 प्लान बनाए। फिर 1980 में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आया, फिर मोरारजी देसाई को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और दोबारा प्रधानमंत्री बन गई इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी ने फिर दोबारा 1980 में आके 5 ईयर प्लान बनवाने शुरू कर दिए, ठीक है। मैं दोबारा कंटिन्यू कर देता हूँ। फर्स्ट 3 प्लान तो बने कंटिन्यूसली 1951 से लेकर 1966 तक, फिर आया 3 साल का गैप, फिर चौथी योजना सही बनी 1969 से 74 पूरे 5 सालों के लिए, 5वीं योजना बनाई गई 1974 से 1979, पर 1978 में ही उसको बंद कर दिया गया 4 ही सालों में, 5वीं योजना को 4 ही सालों में बंद कर दिया गया, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के कारण मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया, इंदिरा गांधी जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। और उन्होंने उसके बाद क्या किया, रोलिंग ईयर प्लान बनाए, 1 साल के प्लान बनाए। कितने प्लान बनाए, 2, 1978 से 1979, 1979 से 1980, 2 प्लान बनाए। 1980 में दोबारा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आने के कारण मोरारजी देसाई ने कुर्सी छोड़ दी, दोबारा इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 6th 5 ईयर प्लान। इसके बाद 6th 5 ईयर प्लान 1980 से 1985, 1980 से 1985, इसमें जो हमारा टारगेट रहा 5.2% और अचीवमेंट हुआ 5.4%। टारगेट रहा 5.2%, अचीवमेंट हुआ 5.4%, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर क्या रहा, प्रायोरिटी सेक्टर रहा रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, प्लस एक और प्रायोरिटी सेक्टर रहा स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कहते जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हिंदी या पंजाबी में इसको कहते हैं मूलभूत संरचना। तो जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, ट्रांसपोर्ट, बिजली, जो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथनिंग करना, उसको मजबूत करना, ठीक है। तो ये हमारा 6th 5 ईयर प्लान। इसके बाद 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 1990, 1985 से 1990, टारगेट रहा 5%, अचीव हुआ 6%। टारगेट 5%, अचीव हुआ 6%, ठीक है। इसमें इनका क्या प्रायोरिटी सेक्टर रहा, प्रायोरिटी सेक्टर रहा अनएम्प्लॉयमेंट रिमूवल, बेरोजगारी को ख़त्म करना है, और अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। कहते जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी है, और इंडस्ट्री, उद्योग क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी है, उन दोनों को अपग्रेड करना है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा 7th 5 ईयर प्लान 1980 से 1985, 1985 से 1990, 7th 5 ईयर प्लान
1985 से 1990। इसके बाद क्या हुआ 1990 में, ध्यान से समझिएगा, 1990 तक आते आते हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारा क्या बैलेंस है, क्या हमने उनसे पैसे लेने हैं या हमने उनको पैसे देने हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक बार के लिए आप इतना समझ लीजिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फॉरेन कंट्रीज के साथ जो भी हमारी डील हुई, जो भी लेन देन हुआ, उसके हमने पैसे लेने हैं या उनको पैसे देने हैं, ठीक है, वो चला गया डेफिसिट में, घाटे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में चला गया, ठीक है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में गया, इसका मतलब फॉरेन कंट्री के हम इंडिया वाले बहुत ज़्यादा कर्जे में चले गए। हमने बहुत कर्जा देना था फॉरेन कंट्रीज़ का, ठीक है। उनमें से मेन कंट्रीज़ कौन सी थी, ये हमारी अरब कंट्रीज़ थी, जहाँ से हम क्रूड ऑयल मंगवा रहे थे, पेट्रोलियम मंगवा रहे थे, तो उनका हमने पेमेंट बहुत ज़्यादा देना था। तो 1990 में क्या हुआ, 1990 में एक तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चले गए, प्लस उस टाइम चल रहा था गल्फ वॉर, उस टाइम चल रहा था कोल्ड वॉर, अमेरिका का रशिया के साथ बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाइयाँ चल रही थी, गल्फ वॉर चल रहा था, अमेरिका और रशिया दोनों अरब कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, उनके पेट्रोलियम के रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहते थे। तो बहुत सारा इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, ऑयल के प्राइजेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे। उससे क्या हुआ, हमारा कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे में चला गया कि हमने अब जो हम पेट्रोल खरीद रहे थे फॉरेन से, उसका बहुत ज़्यादा कर्जा पेंडिंग हो गया था देने वाला, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे 1990 में 2 साल का ब्रेक लिया, 2 साल का ब्रेक लिया कि हमें 2 साल का ब्रेक चाहिए एक अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए, एक अच्छा 5 ईयर प्लान बनाने के लिए, जिससे हम अपने भारतीय अर्थव्यवस्था को सही और मजबूत कर सकें। तो यहाँ पे अब कांग्रेस ने भी, कांग्रेस कहेंगे या उस टाइम की गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए एनुअल प्लान्स बनाए, 2 साल के लिए उस टाइम पे एनुअल प्लान्स बनाए। क्लियर है, ठीक है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि 1990 में हमने 2 साल के लिए एनुअल प्लान्स बनाए, 1990 में 2 साल के लिए एनुअल प्लान्स बनाए अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। इसके बाद हमारा आया 8वीं पंचवर्षीय योजना, अब आया हमारा 8th 5 ईयर प्लान। ये चला 1992 से 1997 तक, 1992 से 1997 तक, ठीक है, सॉरी, प्लान चला 1992 से 1997 तक। टारगेट रहा 5.6% का, अचीवमेंट हुआ 6.6% का। प्रायोरिटी सेक्टर में क्या रखा गया कि एक तो बीओपी डेफिसिट को कम करना है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का लॉस हो रहा है वो कम करना है। साथ में क्या किया गया, साथ में डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी किया गया, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी समझ लीजिए, जब गवर्नमेंट खुद रुपये का रेट डॉलर के मुकाबले कम करती है या गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी का रेट फॉरेन करेंसी के मुकाबले कम करती है, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन कितना किया गया 22%। भारतीय पैसे को यूएस के डॉलर के मुकाबले 22% डिवैल्यू किया गया, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉरेन कंट्री वालों के लिए सस्ते हो जाएं और वो हमसे ज़्यादा डिमांड करें और वो हमको फिर डॉलर में पेमेंट देंगे, तो हमारा डेफिसिट, हमारा घाटा कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्लान को क्या नाम दिया गया, ये प्लान बनाया किसने, ये प्लान बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने।
ये प्लान बनाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये प्लान बनाया। साथ ही में इस प्लान के साथ में उन्होंने हमें एक नई नीति, एक नई पॉलिसी दी। हमें ये कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1992 में ही क्या हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 1992, ठीक है, नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दी गई 1991-1992 में। ठीक है, मतलब लागू हो गई 1992 वाली पंचवर्षीय योजना के साथ। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एलपीजी पॉलिसी। इसको बोला जाता है एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी का मतलब, अब ये गैस सिलेंडर नहीं है, एलपीजी पॉलिसी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। देखिए 1947 से, जब से हम आज़ाद हुए और 1990 तक आते आते भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा कमियां आ गई थी, बहुत ज़्यादा रुकावटें आ गई थी जो देश को उतनी स्पीड से नहीं ग्रो करवा रही थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये देखा कि ये मेन कारण है, इनको ख़त्म करने के लिए मुझे ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी और उन्होंने रेकमेंड किया पॉलिसी को। उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री चल रहे थे। जब ये पॉलिसी को अपनाया गया और लागू किया गया तब हमारे प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जी ने 1992 में इस प्लान को पंचवर्षीय योजनाओं के साथ अप्लाई कर दिया। क्या योजना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है लाइसेंस फ्री। लिबरलाइजेशन का मतलब है लाइसेंस फ्री। 1991 से पहले अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी दुकान चलानी है, कोई फैक्ट्री चलानी है, कोई बिजनेस चलाना है, उसको गवर्नमेंट से बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। अब गवर्नमेंट तो जल्दी लाइसेंस देती नहीं है, सरकारी डिपार्टमेंट से काम थोड़े स्लो हो रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, करप्शन को बढ़ावा मिला कि हमें जल्दी लाइसेंस मिल जाए, मुझे जल्दी लाइसेंस मिल जाए तो मैं अपना लाइसेंस जल्दी लेने के लिए करप्शन करूंगा। तो उससे करप्शन को बढ़ावा मिला। तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई कि लाइसेंस फ्री कर दो। कुछ मेन बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको काम करने के लिए या जिस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो उसके अलावा आपने कोई भी काम करना है आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 मेन इंडस्ट्री रह गई जिसमें लाइसेंस लेना जरूरी है, जैसे कि दवाइयाँ, मेडिसिन, एटॉमिक एनर्जी में अगर आपको काम करना है, फायरवर्क्स, पटाखों में अगर आपको काम करना है, ड्रग्स या केमिकल्स में आपको काम करना है और अल्कोहल। ये 5 चीज़ों में आपको अगर काम करना है तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो और किसी भी तरीके का आपको काम करना है, किसी भी तरीके की आपको दुकान चलानी है, फैक्ट्री लगानी है, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी काम शुरू करने के लिए। इसलिए लिबरलाइजेशन की नीति अपनाई गई। ठीक है, फिर प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, मोर प्राइवेट कंपनीज। अब सरकार तो चल रही है लॉस में, सरकार तो चल रही थी बीओपी डेफिसिट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में। सरकार के पास तो पैसा है नहीं इन्वेस्टमेंट करने को, तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, देश का प्राइवेट पीपल। तो देश के प्राइवेट पीपल को इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि अब प्राइवेट बंदे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां खोल सकते हैं या हर तरह की इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनियां अपनी खोल सकते हैं। 1990 से पहले क्या था कि अगर प्राइवेट पर्सन्स के लिए कुछ इंडस्ट्री फिक्स थी कि आप इसमें ही काम करोगे, ठीक है, आप इसमें ही काम करोगे, और कुछ रिजर्व्ड थी इंडस्ट्री कि ये वाली रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज में आप अपनी दुकान नहीं खोल सकते। वो कितनी रिजर्व्ड इंडस्ट्री थी, 90, कि आप 90 जगह पे काम कर ही नहीं सकते हो, 90 तरीके का काम ही नहीं कर सकते हो।
तो ये प्राइवेटाइजेशन की नीति अपनाई गई कि अब सिर्फ 2 काम ऐसे हैं जिसमें आप प्राइवेट लोग अपना काम नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो एटॉमिक एनर्जी और दूसरा रेलवे, कि प्राइवेट लोग एटॉमिक एनर्जी में और रेलवे में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बाकी जहां मर्जी पैसा लगा ले चलेगा। क्लियर है? तो ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। और फिर इसके बाद आया ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल होना, पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करना। ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या किया, इंडिया ने, हमने फॉरेन की कंपनियों को परमिशन दे दिया कि आप इंडिया में अपनी ब्रांच खोल सकते हैं, और इंडिया की कंपनियों को परमिशन दे दिया कि आप फॉरेन जाके अपनी ब्रांच खोल सकते हैं। 1990 से पहले या ये पॉलिसी आने से पहले हमारे पास ये परमिशन नहीं था, और ना ही इंडिया में कोई फॉरेन की कंपनी की ब्रांच थी, फैक्ट्री थी। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जरूर कर रहे थे, पर किसी भी कंट्री के साथ हमारी कंपनी वहाँ नहीं थी या उनकी कंपनी हमारे यहाँ नहीं थी। क्लियर है? ठीक है। तो जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता दूं, ये वाली नीति आने के बाद, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आने के बाद, कौन सी पहली कंपनी थी जो इंडिया में आई, फॉरेन की कौन सी कंपनी थी जो इंडिया में आई? कोका कोला यूएसए की कंपनी है। यूएसए की कोका कोला कंपनी ये वाली ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आने के बाद सबसे पहले उसने इंडिया में अपनी फैक्ट्री और ब्रांच लगाई। ठीक है। तो ये हमारा 8th 5-year प्लान प्लस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी पॉलिसी। ठीक है, इसीलिए ये एलपीजी पॉलिसी ही थी कि हमारा टारगेट था 5.6 और अचीव किया हमने 6.6, टारगेट से भी ज़्यादा अचीव किया एलपीजी पॉलिसी के कारण ही। ठीक है, तो शुक्रिया करते हैं हम, और हम एक कहते हैं हम करजाऊ कहते हैं ना पंजाबी में, कर्जे में रहेंगे हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के, जिन्होंने उस टाइम पे हमारे देश को बचा लिया था। ठीक है, इसके बाद 9th 5-year प्लान चला कंटिन्यूसली 1997 टू 2002, 1997 से 2002। यहाँ पे टारगेट रखा गया 7%, अचीव हुआ 5.4%। टारगेट रखा गया 7% और अचीवमेंट हुआ 5.4% का। प्रायोरिटी सेक्टर में क्या रखा गया? प्रायोरिटी में किसको रखा गया? प्रायोरिटी में रखा गया बेसिक सर्विसेज को, या इसको हम नाम देंगे बेसिक मिनिमम सर्विसेज को, कि किसी भी गवर्नमेंट को ये सेवाएं तो प्रदान करनी पड़ेंगी अपनी जनता को। कौन कौन सी सेवाएं? जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये बेसिक सर्विसेज हैं जो हर गवर्नमेंट को देनी पड़ेंगी अपने सिटीजन्स को। तो ये बेसिक सर्विसेज को उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर में रखा, और साथ ही में अब यहाँ पे लॉन्च किए गए पीडीएस स्टोर्स क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर्स, के पब्लिकली राशन को बांटने के लिए राशन की दुकानें चलाई गई। ये राशन की दुकानें हैं जी, वो जो राशन कार्ड बनता है, पीडीएस स्टोर बोलते हैं उसको इंग्लिश में या इकोनॉमिक्स की भाषा में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर चलाए गए 1997-2002 वाले हमारे 9वीं पंचवर्षीय योजना में। क्लियर है? फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी चली 2002 से लेके 2007 तक। 2002 से लेके 2007 तक टारगेट रहा 8% का, और गोल अचीव हुआ 7.5% का। टारगेट 8%, गोल अचीव हुआ 7.5%। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या मुद्दा था? यहाँ पे भी मुद्दा था रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, के बेरोजगारी को और
निर्धनता को ख़त्म करना, निर्धनता को और बेरोजगारी को ख़त्म करना। 10th प्लान 2002 से 2007 8% रही टारगेट जीडीपी का और अचीव किया 7.5%। ठीक है, इसके बाद 11वीं योजना 2007 से 2012, 2007 से 2012 टारगेट रहा 8.5% का और अचीव हुआ 8.1%। टारगेट रहा 8.5%, अचीव हुआ 8.1%। अब इसमें एक पॉइंट देखिए, समझिए। 2008-9 में 2009 में क्या आया? ग्लोबल रिसेशन आया, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे विश्व लेवल पे मंदी आई। 2008-2009 में विश्व मंदी आई, ग्लोबल रिसेशन आया, जिसका हर कंट्री पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा उनकी जीडीपी कम हो गई। यूएसए की, अमेरिका की और चाइना की, ये 2 कंट्री ऐसी थी जिनकी जीडीपी नेगेटिव चली गई, कि ग्रोथ होने की बजाय, जीडीपी बढ़ने की बजाय पिछले साल के मुकाबले जीडीपी कम हुई है, प्रोडक्शन कम हो गई यूएसए की और चाइना की। और हमारे पास जो मेन पॉइंट था, हमने इतना ज़्यादा टारगेट अचीव किया, तो मतलब टारगेट 8.5 का था, हमने अचीव 8.1% किया। ठीक है, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री अच्छे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पी चिदम्बरम जी थे, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को संभाल के रखा, हमारी इकोनॉमी को बचा के रखा। ठीक है, तो ये, और अगर ये स्लो डाउन ना आता, ये रिसेशन ना आता, तो टारगेट 8.5 का था, चाहे अचीवमेंट होना था 10% का। अगर ये रिसेशन ना आता तब उस टाइम पे अचीवमेंट होना था 10% का। ठीक है, चलो 12वां और आखिरी पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना चली 2012 से 2017, 2012 से 2017 के लिए बनाई गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के लिए बनाई गई, पर ये चली 2012 से 2014 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक बनाई गई, चली कब तक? 2012 से 2014 तक ही। ये मैं बताता हूँ क्यों। टारगेट रहा 9%, टारगेट 9%, अचीव हुआ 8.2%। टारगेट रहा 9%, अचीव हुआ 8.2%। ये जो 8.2% अचीवमेंट है, ये 2014 तक की अचीवमेंट है। ये जो, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो 8.2% की हमारी ये अचीव्ड ग्रोथ रेट आई, ये 2014 तक की आई, 2014 तक की आई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लान बना 2012 से 17 तक और 2014 में ही क्या सीन हो गया। देखिए, वही दोबारा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुआ। 2014 में इलेक्शन हुए। 2014 में इंडिया को मिली बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिया को मिला बीजेपी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, पीएम बने श्री नरेंद्र मोदी, पीएम बने श्री नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी जी ने भी मोरारजी देसाई वाली ही चीज़ अपनाई, पर नरेंद्र मोदी जी थोड़े शैतान है ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, होगा उनके पास या है, ठीक है, वो अलग बात है। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने कहते जो ये बीमारी है पंचवर्षीय योजना वाली, इसको जड़ से ही उखाड़ देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2014 में अगस्त में ऑर्डर दे दिया, 2014 अगस्त में ऑर्डर दे दिया, कहते जी प्लानिंग कमीशन को ही हम बदल देते हैं, प्लानिंग कमीशन को ही बदल देते हैं। प्लानिंग कमीशन को ही चक्के बदल दिया और 1 जनवरी 2015 को उन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च कर दिया नीति आयोग के नाम से। इतने सालों से चला आ रहा प्लानिंग कमीशन एक ही झटके में 2014 में बंद कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को एक नया आयोग स्थापित कर दिया गया नीति आयोग के नाम से। ठीक है, अब देखिए ये नीति आयोग है, तो 2014 में पंचवर्षीय योजनाएं बननी बंद हो गई। तो नीति आयोग, सबसे पहले तो ये नीति का क्या नाम मतलब है, NITI, इसका फॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म है नेशनल
इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सॉरी फॉरनी ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, नहीं यहाँ पे फॉर ही आएगा, सॉरी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को। तो तब से लेके अब तक, अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा तो अब पंचवर्षीय योजना नहीं बनती तो क्या बनता है? अब फिर दोबारा 1 ईयर प्लान ही बनते हैं। देखिए पहले जनता दल आया था 1978 में, मोरारजी देसाई जी आए, उन्होंने 1 साल के लिए प्लान बनाने शुरू किए, रोलिंग ईयर प्लान। अब वो पार्टी, वो जनता पार्टी थी, ठीक है, जनता पार्टी का ही एक्सटेंशन है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो वो नीतियाँ और वो जो हम कहते हैं ना कि वो खून में चीज़ रहती है, तो वो जनता पार्टी के खून में चीज़ रह गई। उन्होंने भी 5 ईयर प्लान को बंद करवा के 1 ईयर प्लान शुरू करवा दिए थे। तो अब भी भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, 2014 में 5 ईयर प्लान्स को बंद करवा के 2015 से 1 ईयर प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए, वो हमारा कंसर्न नहीं है और ना ही मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूँ, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है मेरा। अगर किसी को लगे कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ, वो मेरा बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हमारा एक ही कंसर्न होना चाहिए इकोनॉमी को लेके कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का 5 ईयर प्लान्स का, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चंस बताए। प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कब बना, कौन चेयरमैन था, कब बंद हुआ, ठीक है। नीति आयोग का क्वेश्चन, कब शुरू हुआ, चेयरमैन, नीति आयोग का भी चेयरमैन प्रधानमंत्री जी ही होंगे, नीति आयोग के चेयरमैन भी प्रधानमंत्री जी ही होंगे। और तो इसका मतलब नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन रहे या कौन चल रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगर मैं आपको कहूं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब बनी, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब बनी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कब बनी, 1992 से 1997, ठीक है, 1992 से 1997। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करते रहने हैं। और यह टारगेट का आ सकता है, कितना टारगेट रहा, जीडीपी का कितना अचीव हुआ, ठीक है। और अगर 1966 से 1969 तक 5 ईयर प्लान नहीं बने 3 सालों के लिए, तो तब कौन से प्लान चलाए गए, उस पीरियड को क्या बोला गया। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित रिलेटेड, ठीक है। आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर कुछ दोबारा समझना हो तो पहले ट्राई कीजिए, वीडियो को दोबारा देख के समझिए। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ आए तो पर्सनली मुझे कॉन्टैक्ट करके भी आप वो चीज़ दोबारा क्लियर आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ आपसे। अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए क्लैरिफिकेशन के साथ। गुड बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए।